नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट गया, उनके नतीजे आ गए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। उन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में पूर्व में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसके लिए एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी अपना दोनों ही राज्य में वापसी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का बम्पर जीत हुई। लेकिन ये जो बम्पर जीत है, उस जीत का जो संदेश है वो इतना व्यापक और निर्णायक है कि इस देश के सभी भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल है। जितने भी बड़े बड़े खिलंदर है, जितने भी बड़े बड़े चोर लुटेरे सजायाफ्ता अपराधी जो मौज कर रहे हैं, उन सब के लिए यह चुनाव परिणाम बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। तो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जो उनके रहनुमा हैं, जिनके बदौलत वो अब तक मौज कर रहे थे, उनके लिए भी यह चुनाव परिणाम ने बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा किया है। दरअसल 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वह विश्वास जगा दिया है, वो साहस जगा दिया है जिसका उनको कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही थी। इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद स्वागत समारोह के दौरान जो नरेंद्र मोदी जी ने बातें कही है, उन बातों को सुनने के बाद इस देश के भ्रष्टाचारियों का नींद उड़ा हुआ है, उनके रहनुमाओं का नींद उड़ा हुआ है, उन माननीय मिलॉर्डों का नींद उड़ा हुआ है जो इन भ्रष्टाचारियों और इनके रहनुमा वकीलों के लिए पलक पावरे बिछाए अदालत में बैठे रहते हैं। किन किन लोगों का मुसीबत बढ़ा है, उनके नाम को जानने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस संकल्प को आपको सुनना चाहिए, उन बातों को सुनना चाहिए। फिर आप भी समझ जाइएगा कि नरेंद्र मोदी जी को मिला यह जीत कैसे इन भ्रष्टाचारियों और इनके रहनुमाओं के लिए काल बन गया है, कैसे अब इनकी बर्बादी का शुरुआत हो रहा है या होने वाला है। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी जी की बातों को। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से इस देश के भ्रष्टाचारियों को और उनके रहनुमाओं को सख्त संदेश दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह अंदाज, उनका एक एक शब्द इस बात को दर्शाता है कि जब किसी भी बड़े कार्य में, बड़े संकल्प में
अगर जनता सहयोग करती है तो फिर उसका असर क्या होता है। जनता का जो जन समर्थन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, उस जन समर्थन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक विश्वास जगाया है कि इस देश का जनता भी अब पूर्ण रूप से यह प्रतिज्ञा कर चुका है कि इस देश के भ्रष्टाचारियों को उनके किए कुकर्मों का सजा मिलना चाहिए। उन्होंने जो देश को लूटा है उस लूट के माल को उनसे छीना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई बम्पर जीत ने जितना कांग्रेस को परेशान नहीं किया है, जितना राहुल गांधी को परेशान नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन समेत उन सभी भ्रष्टाचारियों को कर रहा है जो पूरे परिवार समेत जेल जाने के कगार पे खड़ा हुआ है। इस बम्पर जीत के बाद, नरेंद्र मोदी के इस घोषणा के बाद, अब जो इस देश में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगा वो ऐतिहासिक होगा, निर्णायक कार्रवाई होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों को ही संदेश नहीं दिया है, इन भ्रष्टाचारियों का जो आका बनते हैं, जो इनके रहनुमा बनते हैं, जिनके दम पे सजा याफ्ता अपराधी मौज करते हैं, उन कपिल सिब्बलों को, उन अभिषेक मनु सिंघवियों को और उन प्रशांत भूषणों को भी दिया है। उनको भी स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर इस देश की जनता के मिजाज के खिलाफ काम करोगे तो किसी लायक नहीं बचोगे। साथ ही साथ उन मिलोडों को भी दिया है जिन मिलोडों से इस देश का जनता इस बात का अपेक्षा करता है कि वह इस देश के आम नागरिक के लिए काम करते हैं। उनका काम है इस देश के आम जनता को राहत देना, आम जनता के जीवन को सुलभ बनाना। लेकिन वो माननीय मिलोड आम जनता को छोड़कर किसी लालू प्रसाद यादव, किसी आजम खान, किसी मुख्तार अंसारी, किसी अतीक अहमद, किसी अरविंद केजरीवाल, किसी ममता बनर्जी, किसी एमके स्टालिन, ऐसे भ्रष्टाचारी और दंगाइयों के लिए, किसी कपिल सिब्बलों के इंतजार में, किसी अभिषेक मनु सिंघवियों के इंतजार में, किसी प्रशांत भूषणों के इंतजार में पलक पावरे बिछाए अदालत में बैठे रहते हैं। रेड कारपेट वेलकम करते हैं इन लोगों को। किसी तीस्ता सितलवारों को छुट्टी के दिन भी 2-2, 3-3 बेंच गठित करके रात के 9-9, 10-10 बजे तक इमीडिएट राहत देते हैं। उन माननीय मिलोडों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। संदेश उन मिलोडों को भी दिया है जो किसी कपिल सिब्बलों के दबाव में, किसी अभिषेक मनु सिंघवियों के दबाव में, किसी प्रशांत भूषणों के दबाव में इस देश के सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों के शक्ति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके काम में बाधा डालने की प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि आज तक इस देश का कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी या राजनीतिक दल सीबीआई के खिलाफ, देश के पुलिस के खिलाफ, अन्य जांच एजेंसियों के खिलाफ अदालत में नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ शिकायत नहीं करते हैं, सिर्फ ईडी के खिलाफ ही क्यों? क्या कारण है? क्या इस देश के मिलोडों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये सारे के सारे राजनीतिक दल, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कार्रवाई करती है या जो किया है उसमें सिर्फ मात्र 2% राजनीतिक दल या उनके नेता के ऊपर है, बाकी 98% जो कार्रवाई है वो इस देश के उन भ्रष्टाचारी गिरोहों के खिलाफ है जिन्होंने बिजनेस के नाम पे, अलग अलग कामों के नाम पे इस देश के जनता के पैसे को लूटा है। फिर भी ये 2% राजनेता ईडी से इतने परेशान क्यों हैं? दरअसल इन 2% राजनेताओं ने इस देश के 65% संपदाओं को लूट कर रखा है अपने पास, और इनके हाथ से यही लूटा हुआ माल जो जांच एजेंसी बाहर निकाल रही है, इनसे वो संपत्ति छीन रही है जिस संपत्ति के दम पे ये किसी कपिल सिब्बलों, किसी अभिषेक मनु सिंघवियों या प्रशांत भूषणों को अपने लिए ढाल बनाते हैं। इसलिए इसीलिए सभी परेशान है कि किसी भी तरीके से ईडी की शक्तियों को कम किया जाए, ईडी के ऊपर पाबंदी लगाया जाए। नहीं तो जिन मिलोडों ने 1 साल पहले ही अपने फैसलों में, लिखित फैसलों में कहा था कि पीएमएलए एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है, उसमें जितने भी प्रावधान है सारे के सारे संवैधानिक है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है, फिर ऐसा क्या हो गया कि 1 साल के भीतर ही उन्हीं मिलोडों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमें फिर से उन फैसलों का
पर पुनर्विचार करना चाहिए। आखिर क्या तथ्य छूट गया था इन पिछले साल वाले सुनवाई में, या सिर्फ और सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों को बचाना है? किसी कपिल सिब्बलों के दबाव में, किसी अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषणों के दबाव में, जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को 1 रुपये का औकात समझता है। अभी 2 दिन पहले इन्हीं सब चीजों को देखते हुए देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने एक कठोर टिप्पणी किया था इस देश के माननीय मिलोडों के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि धरती पे ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है, कोई ऐसी दूसरी जगह नहीं है जहां की पूरे सिस्टम पे जजों का कब्जा हो। उन्होंने ये बात रिटायर्ड जजों के लिए कहा था, लेकिन वह सिर्फ उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सिटिंग जजों के खिलाफ इस तरीके से पब्लिक मंचों से आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जा सकता है। लेकिन कौन नहीं जानता है कि इस देश के सिस्टम पे अगर कब्जा है तो रिटायर्ड जजों का नहीं, सिटिंग जजों का है। क्योंकि कोई भी आयोग या कोई भी समिति गठित होता है तो वह रिटायर्ड जज नहीं करते हैं, जो सिटिंग जज है वो करते हैं, और वही तय करते हैं कि उस कमेटी, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, सदस्य कौन होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस कानून को इस उद्देश्य के लिए ही बनाया गया था कि अगर देश में कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई सफेदपोश भ्रष्टाचार करेगा, तो उसके ऊपर इस कानून के माध्यम से लगाम लगाया जाना चाहिए। और जब वह कानून अपना काम कर रही है तो फिर इसमें माननीय मिलोडों को क्या परेशानी? क्या माननीय मिलोड नहीं चाहते हैं कि इस देश को लूटने वाले, आर्थिक तौर पे कमजोर करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए? उन्हीं चोर लुटेरों की वजह से, एक लालू प्रसाद यादव की वजह से आज बिहार का 13 से 14 करोड़ लोग और उनके बच्चे मजदूरी करने पे विवश है। जिस बिहार में चाहे शिक्षा का बात करे, उद्योग का बात करे, भरमार था। आजादी के बाद बिहार को औद्योगिक राज्य के तौर पे देखा जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2005 तक ना ही इस बिहार में कोई उद्योग धंधा बचा, ना ही कोई शिक्षा का बड़ा केंद्र बचा। जिस राज्य को इस बात की लिए पहचाना जाता था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, शिक्षा का एक नया अलग जगाया जाता है इस बिहार से, उस बिहार में अनपढ़ों की भरमार हो गई। उस बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पूरी दुनिया में भटकने लगे। आर्थिक अपराध, जितने भी अपराध हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थतंत्र ही सभी चीजों का जननी है। आर्थिक तौर पे अगर कोई मजबूत है तो फिर उसके सामने कोई मुसीबत नहीं होता है। और चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे, कितना भी आप अच्छे हैं, शरीर से तंदुरुस्त है, कुछ भी है आपके पास, अगर आपका आर्थिक स्थिति खराब है तो फिर आपसे बड़ा निर्बल और दुर्बल कोई नहीं होता है। इसलिए इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरीके का कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी का बढ़ा है, वो कॉन्फिडेंस बताता है कि अब इस देश के भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनको कोई नहीं बचा सकता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा। और अब जो कार्रवाई होगी, अब जो जांच एजेंसी कार्रवाई करेंगे और खुले मन से करेंगे, वो ऐतिहासिक होगा, निर्णायक होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।